उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और दावा किया है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनय है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी विनय की उस लड़की से दोस्ती थी जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस का दावा है कि प्रेम संबंध में इनकार करने पर, यानी कि एक तरफा प्यार में, विनय ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसके लिए उसने पानी में कीटनाशक मिलाया और फिर लड़की को पिला दिया। मारना वो एक लड़की को चाहता था, लेकिन 2 और लड़कियों ने उस बोतल का जो पानी था वो पी लिया था। विनय के साथ पकड़े गए नाबालिग किशोर की कुछ दिन पहले ही लड़कियों से दोस्ती हुई थी। सर्विलांस से ये दोनों आरोपी पकड़ में आए हैं। इस हत्याकांड के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है और विनय नाम का शख्स है जिसको पुलिस ने बताया है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। तो पुलिस को बहुत सरगर्मी से इस मामले में आरोपियों की तलाश थी। 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी और तीसरी लड़की है जो भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है और विनय नाम का शख्स इस मामले में आरोपी पाया गया है। इस मामले में एक्सक्लूसिव बातचीत की है आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह से इंडिया न्यूज ने। वो पूरे हत्याकांड का खुलासा कर रही है इंडिया न्यूज पर। पटाक्षेप किया है। लगातार 3 दिन से कड़ी मेहनत दिन रात यहाँ पे लगी रही और बात करते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या थी और किस तरह जो पुलिस है इस तक पहुंची। मैम, किस तरह आपने क्लू पाया और इस पूरी घटना का आज पटाक्षेप किया है? गांव में ही उपलब्ध एक मुखबिर के द्वारा हमें सूचना प्रदान की गई थी कि 2 लड़कों को घटना के समय से खेत से जाते हुए देखा गया था। उनकी सूचना पर 2 बच्चों को उठाया गया था। उन लड़कों में से एक नाबालिग है, एक बालिग है। बालिग लड़के के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा पूरा खुलासा किया गया है। कैसे घटनाक्रम कारित किया गया वो बताया गया है। लॉकडाउन के समय से उसकी इन बच्चियों के साथ, इन लड़कियों के साथ दोस्तियां थीं और दोस्तियों के चलते वो रोज बैठते थे, खाते पीते थे। लड़कियां भी कुछ खाने का सामान लाती थी, ये भी कुछ खाने का सामान लाता था। इस दौरान उसका एक लड़की के साथ प्रेम हो गया। लड़की को उसने प्रपोज किया और फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से इनकार किया गया। इसी आक्रोश के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल, हमारे साथ आईजी थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एक तरफा प्यार था उसके चलते एक लड़की की हत्या करना चाहता था, लेकिन उसके चलते दोनों जो बहन हैं उनकी भी मौत हुई। कीटनाशक का प्रयोग किया गया जिससे तीनों लोग, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हुई है, एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रही है। और इस वक्त रवि कुमार हमारे संवाददाता लाइव सीधा जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। रवि, बहुत प्रेशर था इस केस का पुलिस पर भी और बहुत प्रेशर सरकार के ऊपर भी था, क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसमें कई सवाल खड़े किए हुए थे, लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली है। कैसे पहुंची पुलिस इस विनय उर्फ लंबू, जिसका नाम आईजी लक्ष्मी सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जहां सरकार पे दबाव था, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी इसको लेकर बहुत ही दबाव था। डीजीपी खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे। करीब 6 टीमों का गठन किया गया था इस पूरे मामले का खुलासे को लेकर और आईजी लक्ष्मी सिंह खुद इस मामले को देख रही थी। आपको बता दें, जिस तरीके से अगर बात के बुधवार की घटना है और लगातार जो 6 टीमें पुलिस की वो काम कर रही थी, सर्विलांस की मदद ली गई। उसके अलावा जो पुलिस के जो सूत्र थे उनके जरिए भी मदद की गई, जिसके बाद पुलिस जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे पुलिस
पुलिस विनय जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक और आरोपी है जो कि नाबालिग बताया जा रहा है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो पूछताछ और आगे की होगी उससे और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अब एक तरफा प्यार के चलते ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। और बात करें तो लॉकडाउन के दौरान ही इनकी आपस में बातचीत हो रही थी, उसके बाद जब मेलजोल होता रहा, आपस में ये लोग खाते पीते थे, जो चीजें थी वो लाई जाती थी, आपस में मिलना जुलना था। लेकिन जब लड़के ने प्रपोज किया तो लड़की ने इनकार कर दिया, ना ही अपना जो मोबाइल नंबर था वो दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो रंजिश रखने लगा। इसी के चलते ही उसने पूरी प्लानिंग की और जिसके बाद फिर जो कीटनाशक था वो पानी में रखा हुआ था, पानी में मिलाकर बोतल में रखा गया था। और जिसके बाद जब ये तीनों ही बच्चे वहां पहुंचती है उसके बाद एक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के दो भी जो बच्ची होती वो भी उसको पी लेती, जिसमें से तीनों की तबियत बिगड़ जाती है और जिसके बाद दो की मौत हो गई और उसके बाद तीसरी जो है वो भी जिंदगी और मौत के बीच कानपुर के अस्पताल में लड़ रही है। वही पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस में बहुत ही इसको लेकर दबाव था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कामयाबी हासिल की, इस पर प्रेशर काफी था पुलिस के ऊपर, लेकिन इस प्रेशर के बीच पुलिस ने गुड वर्क किया है और जो इस मामले का मुख्य किरदार है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। विनय है उसका नाम। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर जिंदा बची रोशनी का इलाज कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन वो अभी कुछ बोल नहीं पा रही है। हालांकि डॉक्टरों ने ताजा रिपोर्ट में पीड़िता की हालत में सुधार होने का दावा किया। बच्चे की स्थिति स्टेबल है और अच्छी बात यह है कि बच्चे ने जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग करा रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसका जो है वेंटिलेटर सपोर्ट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है इसमें हम हाथ पैर हिला रही है, लड़की हिलाती हाथ पैर हिलाती है और बाकी जो ट्रीटमेंट लाइन हमने डिसाइड की है वो भी चल रहे हैं और उसके जो भी जाँच वगैरह थी वो भी हमने KGMC लखनऊ भेजी है जाँच करने। मुंबई में जुहू चौपाटी पर मारपीट से हंगामा खड़ा हो गया। मुंबई में जुहू चौपाटी पर मास्क नहीं लगाने के मुद्दे पर प्राइवेट मार्शल की एक शख्स से बहस हो गई। बाद में विवाद बढ़ने पर मार्शल ने उस शख्स की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शोक सभा के बीच से नगर पालिका अध्यक्ष रुखसाना परवीन चली गईं। इसके बाद वहां मौजूद सभी सभासद हंगामा करने लगे। यहां उत्तराखंड में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया था। उत्तर प्रदेश में झांसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के क्लासरूम में एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी ने एक छात्रा को उसके घर जाकर गोली मारी। इस घटना में छात्रा की मौत हो गई है और छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के रोहड़ू तहसील में एक ढाबे सहित 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। मुंबई की सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने 300 वाहनों को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एयर टर्मिनल का काम पूरा हो गया है। अब यहां एलायंस एयर 8 मार्च से उड़ान की शुरुआत करेगा, जिसके तहत एक वीआईपी फ्लाइट दिल्ली से बरेली पहुंचेगी। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 434 अंक लुढ़ककर 50,889 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 137 अंक नीचे 14,981 पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दोपहर को एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना बागत एरिया के बारजुल्ला इलाके में हुई है, जिसकी तस्वीरें एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें दिखा कि एक आतंकी कपड़ों के अंदर राइफल छिपाकर आया और एक दुकान पर खड़े कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद पर गोलियां बरसाने लगा। फायरिंग के बाद आतंकी वहां से फरार हो गया। लेकिन श्रीनगर में दिन दहाड़े इस तरह की फायरिंग की तस्वीरें तब और हैरान करती हैं, जब यूरोप और अफ्रीका के राजनयिकों की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर वहां के हालातों पर ऑल इज वेल का ठप्पा लगाकर गई है। हालांकि इस हमले की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि देखिए कैसे आतंकी बड़े आराम से इतनी बड़ी राइफल छिपा कर लाता है और पुलिस वालों पर हमला कर देता है। हालांकि इसके बाद आतंकी की तलाश के लिए सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ये वो स्पॉट है जहां पे ये हादसा हुआ है
आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे खून के धब्बे जो हैं, 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक की छाती में गोली लगी है, जबकि दूसरा जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पुलिसकर्मियों को एक को पुलिस कंट्रोल रूम के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे उनकी हालत जो है गंभीर बताई जाती है, जबकि दूसरे को एसएमएच हॉस्पिटल श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। उधर शहीद कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद के पार्थिव शरीर को श्रीनगर में सम्मान के साथ विदाई सलामी दी गई। इस दौरान शहीद जवानों के परिजन भी वहां मौजूद थे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद का परिवार यकीन नहीं कर पा रहा कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। हालांकि वहां मौजूद जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारी रोते बिलखते परिजनों को ढांढस बंधाते नजर आए और आतंकी को जल्द पकड़ने का दावा करने लगे। जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले स्टॉप पर कुछ सामान लेने गए थे, पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पलेसरी से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। भले ही सुरक्षा बलों से आतंकी का बचना नामुमकिन है, लेकिन हमले की तस्वीरें ठीक वैसी ही थीं जैसे 26/11 मुंबई हमले में देखी गई, क्योंकि इस आतंकी के हाथों में वैसी ही बंदूक थी जैसी आतंकी कसाब के हाथों में थी और उसने कई बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात हनुमान जी का मंदिर बन गया। पुलिस प्रशासन या एमसीडी को किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई। कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बने इस हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया था। उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर घमासान हुआ था, लेकिन अब एक ही रात में मंदिर बनकर तैयार हो गया। और सुबह का आलम यह था कि हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो गई। यकीन करना मुश्किल है कि एक दिन पहले ये जगह खाली थी। कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने सरकारी जमीन पर बने हनुमान मंदिर को हटा दिया था, लेकिन अचानक नया मंदिर भी बन गया। उसमें हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित हो गई और मंदिर के बाहर ध्वजा भी लहराने लगी। अब पूरे स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया। हालांकि जो आप हनुमान जी की मूर्ति देखेंगे, ये पुरानी ही मूर्ति है जिसे एमसीडी के स्टोर में रख दिया गया था। अब पुरानी ही मूर्ति को यहाँ वापस स्थापित कर दिया गया है। अब आप ये मंदिर देख लीजिए कि किस तरीके से रातों रात ये मंदिर बनाया गया है। ये स्टील का पूरा स्ट्रक्चर है, नीचे ये प्लेटफॉर्म है जिसमें इसे रखा गया है और पूरा स्टील का स्ट्रक्चर। अभी आप पुलिस फोर्स यहाँ बैठी हुए देखेंगे, लेकिन ये पुलिस फोर्स उस वक्त नहीं थी जब ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया। इस मंदिर को हटाए जाने पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर घमासान हुआ, लेकिन जब रातों रात हनुमान जी लौट आए तो सियासी दलों में भी उनके दर्शन की होड़ मच गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, लेकिन लगे हाथ ट्वीट करके केजरीवाल पर निशाना साधना नहीं भूले। लिखा, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा मंदिर को तोड़े जाने पर जन जन की आस्था टूटी थी। आज मंदिर की पुनः स्थापना से उसकी वापसी हुई है। बीजेपी लोगों की धार्मिक भावनाओं के संरक्षण के लिए तत्पर है। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से अपील करता हूं कि वो चांदनी चौक में भव्य हनुमान मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दें और वहां जाकर अपनी गलती का पश्चाताप करें। मंदिर बन गया तो आम आदमी पार्टी भी हनुमान जी का आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं रही। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने लिखा, भगवान राम प्रभु हनुमान सबके हैं। मुझे पता चला कि वहाँ पर मंदिर बन गया है तो मैं भी कल जाऊंगा, वहाँ पर पूजा पाठ करूंगा। और तो और उत्तरी एमसीडी के मेयर ने भी मंदिर बन जाने पर खुशी जाहिर की, लेकिन सियासी दांवपेच में इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो मंदिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक की मुख्य सड़क से हटाया गया था, आखिर वो बना कैसे। जनता का सहयोग है, मंदिर रोड़े तोड़ा, जनता ने बना दिया मंदिर। कब बनाया? ये कल परसों रात को बना दिया। कल परसों रात में बना। आप भी यहीं थे उस समय? है, आप भी यहीं थे उस समय? नहीं, मैं नहीं जाती। आप नहीं थे? जनता ने मिलकर मंदिर बना दिया। हाँ जी। तो पुलिस या सरकारी कोई अधिकारी, एमसीडी का कोई अधिकारी कोई नहीं था उस समय? कोई नहीं जाती यहाँ पे, सिर्फ जनता थी। जनता ने काम कराया था, जनता हनुमान भक्त सारे सबने काम कराया मिलकर। एक दिन पहले रात को कुछ लोग जुटे और पहले से तैयार स्टील के स्ट्रक्चर को वहां रख दिया। मूर्ति की स्थापना कर दी गई और लगे हाथ पूजा पाठ शुरू हो गया और सुबह सवेरे वहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ के जितने भी लोकल आदमी है सबकी आस्था है और आज की नहीं 150 साल से इस आस्था को है। जैसे रातों ही रात पता लगा था, सवेरे मंदिर ध्वस्त हो गया
वैसे ही भगवान हनुमान जी की कृपा से रात ही रात में ये मंदिर यहाँ पे प्रकट हुआ। ये तो राजनीति की पहल है। मंदिर के पीछे राजनीति, हाँ बिल्कुल पॉलिटिशियन है, सब पॉलिटिशियन। मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ मंदिर से, मेरे को 40-50 साल हो गए यहाँ मंदिर जी को देखते और दर्शन करते हुए। बहुत टाइम हो गया और बहुत प्राचीन और भव्य मंदिर है, यहाँ पर मान्यता बहुत है। चांदनी चौक में हनुमान का ये मंदिर बेहद पुराना बताया जाता है, लेकिन बीच सड़क पर होने की वजह से ट्रैफिक के लिए तकलीफदेह है। इसे हटाने के लिए कोर्ट का आदेश भी इसीलिए आया था, लेकिन लोगों की आस्था ने मंदिर फिर से खड़ा कर दिया है। निर्माण की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। हाँ, बेशक दर्शन के लिए सियासी पार्टियों में होड़ मची है। कहते हैं कि मौत सबको बराबर कर देती, लेकिन यूपी में अगड़े और दलित समुदाय के बीच जारी भेदभाव मौत के बाद शमशान तक भी जाए। बुलंदशहर के गांव में शमशान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक अगड़े के शव जलते हैं और दूसरी ओर दलितों के। और शमशान को 2 हिस्सों में तारबंदी करके इस तरफ बांट दिया गया है जैसे 2 मुल्कों के बीच सरहद खींची हो। इधर का कोई उधर नहीं जा सकता और उधर वालों को इधर आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। एक हिस्सा अगड़ी जातियों के शवों को जलाने के लिए है, तो दूसरे हिस्से में दलित जाति के शव जलाए जाते हैं। हालांकि दोनों ही तरफ शव जलकर पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तब न कोई जाति होती है और न ही कोई समुदाय, लेकिन जिंदा लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। जाति और समुदाय के कठोर बंधन से बंधे लोगों ने मुर्दा जिस्मों को भी अपने हिसाब से बांट दिया है। ये हाल आजादी के 7 दशक के बाद है, जब नए भारत और डिजिटल भारत की चर्चा हो रही है। समाज में जाति के आधार पर भेदभाव दूर करना तो दूर की बात है, पहासू के लोगों ने तो शमशान में भी भेदभाव बना रखा है। प्रधान ने शमशान बनवाया था, एक तरफ SC कास्ट के लिए करा दिया और एक तरफ जर्नल के लिए बीच में तार लगवा दिया। इससे ऐसा ये जातिवाद का थोड़ा सा भेदभाव है, उसकी वजह से इन्होंने करा दिया और इस तरह से गांव में दंगा भी हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए। गांव के प्रधान ने इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन बात जब स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाई गई तो कार्रवाई का भरोसा मिला। मुमकिन है प्रशासन की पहल से शमशान की तारबंदी खत्म कर दी जाए, लेकिन सवाल है कि उस सोच को कैसे खत्म किया जाए जो जाति के आधार पर इंसान को इंसान से बांट देती है।